आज फिर से मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती, मुझे लगता कोई अजीब सी नज़रें है जो मुझे देख रही है। मैं चारों तरफ नज़रें घुमा कर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता था। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था, जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें गड़ी हुई है जो मुझे देख रही है। मैं कोई वहमी किस्म की औरत ना थी, लेकिन पूरा वॉशरूम देख चुकी थी, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया था। मैं जैसे ही नहाने जाती जल्द ही बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिमागी बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्दी से शावर किया था और फटाफट से कपड़े बदल कर वॉशरूम से बाहर आ गई थी। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी की नज़रों में हूँ या मुझे कोई देख रहा है, और इस बात की वजह से मैं इसी कदर परेशान थी कि शायद लफ्ज़ों में अपने परेशानी को बता नहीं सकती थी। ना तो मैं कोई जवान खूबसूरत हसीन लड़की थी कि मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में मैं थी वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम सिर्फ दो ही शख्स थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे पति के देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकान थी और किसी किराए से हमारा गुजारा चल रहा था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वे सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं होता था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। फिर ये कौन सी नज़रें थी जो हर वक्त मेरी दीदार करती थी। मुझे लगता कि जैसे मैं किसी के नज़रों के जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है, और जब ये नज़रें वॉशरूम में मुझ पर उठती है तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती थी, और मैं अपनी तकलीफ़ को बयां नहीं कर पा रही थी कि मैं किसी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था। और ये एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी इसका जिक्र नहीं कर सकती थी। मैं मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसे लेता। शाम को जब मेरा बेटा करण ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी। जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किस सोच में गुम हैं, तो उसकी आवाज़ पर मैं चौंक गई थी। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। मैं उसे क्या बताती कि जिस बात का मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया मुझसे उखड़ा ही रहता था। मैं उसे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को करण को दूध का गिलास उसके कमरे में देने गई तो वह अपने लैपटॉप में इस कदर बिजी था, मेरे आने का उसे पता ही नहीं चला था। मैं उसके पास आई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, उसके लैपटॉप पर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी तो रंगत उड़ गई थी कि फ़ौरन ही करण लैपटॉप बंद करने लगा। मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का, आपने दरवाजे को बजाया क्यों नहीं है। मैं एकदम ही घबरा सी गई थी। मैंने माना ये मेरी गलती थी, मुझे दरवाज़ा बजा कर आना चाहिए था, लेकिन वह मेरा बेटा था इसलिए मैं यूं ही चली आई। लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह ये सब करेगा। बहरहाल मैं कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अगला ख्याल जो आया उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वे मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दिमाग फिर से सोचने पर मजबूर हो गया था और मेरी आंखों से तकलीफ़ के आंसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था उसे सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता, और इसके इस उम्र में ऐसी गलत चीज़ देख लेते हैं, लेकिन उसका मतलब वे नहीं है जो मैं ये सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक दिन मैं सहन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी जब सामने घर की छत पर से मुझे लगा कि किसी कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलट कर देखा। किसी की परछाई सी नज़र आई, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो और मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, ऐसे लगा कोई वहाँ से एकदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत मुझे उस वक्त खाली नज़र आ रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहाँ पर खड़ा हुआ था, मुझे ही देख रहा था
और किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे और जब से मैं इस घर में आई थी मैं परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर वक्त ये महसूस होता कि मैं किसी की नज़रों में हूँ और कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। आसपास के मोहल्ले में मैं अभी तक किसी से मिल भी नहीं पाई थी। कुछ मेरा नेचर भी अलग अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक्की मिजाज का था। मोहल्ले में आते ही उसने मुझसे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर पर ही रहिएगा। करण मेरा सौतेला बेटा था। बहुत ही कम उम्र में ही मेरे बाप ने मेरी शादी करण के पापा से कर दी थी क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। करण के पापा मुझसे 20 या 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे कि पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और अब 25 साल की उम्र में विधवा भी हो गई थी। पति के देहांत को अभी 12 साल ही गुजरे गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते थे कि शायद मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और ये वजह थी कि करण को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था, मुझे हल्के कलर के कपड़े बना कर देता था, कहता था कि आप मेरे बाप की विधवा है, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती है। मैंने बिल्कुल सादा हुलिया अपना लिया था। हर वक्त जब भी करण घर आता था तो घर को एक अजीब नज़रों से देखता, जैसे कि उसके पीछे से मैंने घर में किसी को बुलाया हो। चारों तरफ सहन में नजरें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं पूछती तो कहता कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। और मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या मसला था, लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था, बेटा भी था और मैंने हमेशा ही उसे अपना बेटा समझा था। इसलिए खामोशी से उसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी क्योंकि करण के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और ऊपर से बेटा भी शक्की मिजाज का था। अभी मैं ये मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीबत आ गई थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीरें भी लेता था। कहीं यही शख्स तो मुझे वॉशरूम में मेरे दिमाग में आने वाली इस नई सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था और ना कोई ऐसा सुराग के कोई झांक सके। जो भी था, लेकिन यूँ किसी का छत पर छुपकर मुझे देखना भी एक गलत ही हरकत थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उस वक्त किचन में खाना बनाने में बिजी थी क्योंकि करण के ऑफिस से आने का वक्त था और मुझे लगा शायद वह आ गया है। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साल का नौजवान मेरे सामने खड़ा था, तकरीबन करण की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में बिरयानी की प्लेट थी। कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ, आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए माँ ने कहा कि पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी दे आओ। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वह अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा बेटा तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। ये सुनकर तो वह हैरत में आ गया। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दे, आप मुझसे बस कुछ ही साल तो बड़ी होगी, इसलिए मुझे बेटा मत कहे। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। ये बात सुनकर उसने पूरी आंखें फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा वे लड़का आपका बेटा है, मैं तो समझा था कि आपका छोटा भाई है। ये कहकर वह बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो उसे देखती ही रह गई थी। करण के आने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था। बड़ा खुले मिजाज का लड़का था। कहने लगा आपका नाम क्या है? मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह लो। इस बात पर उसने अपनी दोनों भवें ऊपर की थी। कहने लगा कि नहीं जी, आप अभी भी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है, मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा। यकीनन वे भी आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं उसके इस तरह के अंदाज पर गुस्सा करती, कहने लगा चलो नाम ना बताए तो एक कप चाय ही पिला दे, पड़ोसियों के भी कुछ हक होते
होते हैं। ये कह के वो सहन पर कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं करण आ गया तो न जाने किस नज़रों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा वे मेरे लिए। वे खाली घर को भी यूं देखता है जैसे कोई घर में छिपा बैठा हो। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और उस लड़के को दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे ज़रा किचन में काम है। ये कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि करण किसी वक्त भी पहुंचने वाला था और मैं उस लड़के से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप उस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया और कहने लगा, चाय भी आपकी तरह ही बहुत ही मीठी थी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलने आऊँगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। ये कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी जाते हुए बंद कर गया। मैं तो उसकी बातें सुनकर चकरा कर रह गई थी। अभी मैं उस लड़की की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक हुई थी। मैं तो बुरी तरह से कांप गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पूछने लगी कि कौन है। करण की बड़ी गुस्से वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। दरवाज़ा खुला तो बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझसे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था। करण की आंखें उस वक्त न जाने किस वजह से लाल थी। वे बहुत ही गुस्से में था। मेरी जुबान न चाहते हुए भी लड़खड़ा थी गई थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वे मेरे करीब आकर खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ के दरवाज़ा खोला है आपने? क्या एक बात आपको समझ नहीं आती? यहाँ कोई भी आए आप दरवाज़ा नहीं खोलेगी, किसी से बात नहीं करेगी, कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसी से मेलजोल बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगा कर जाऊँगा। ये कहते ही वह सीधा अपने कमरे में गुस्से में चला गया। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से उसने बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं करण की माँ ना हूँ, उसकी खरीदी हुई कोई गुलाम हूँ। वे मुझे सांस भी मेरी मर्ज़ी से लेने नहीं देता था। बहरहाल मैंने खाना गर्म किया और करण के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी वे मुझे बार बार उसी लड़के के बारे में पूछता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देख लूँ। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भरकर बातें करूं और आप इतने हल्के रंग ना पहना करें। अगर आप नीले रंग के कपड़े पहनिए तो आप पर बहुत ही जचेंगे, जैसा कि आपने इस दिन सहन में पहना हुआ था। ये मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। उसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था, वाकई कोई था जो मुझे देखता था। देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे जिनकी छतें हमारे घर से ऊंची थी और साफ साफ दिखाई देता था, और मेरा किचन सहन में ही था, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त सहन में ही गुजरता था। लेकिन जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उठती हुई महसूस होती थी, वे मुझे जीते जी मारती थी। मैंने फ़ौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं उसी वक्त पसीने से तर हो चुकी थी। मुझ पर अजीब व गरीब सी घबराहट छाने लगी थी। कौन था जो मेरी ज़िंदगी में और जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी ज़िंदगी कभी भी खुशी से नहीं गुजारी थी। करण के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के, और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र थी और वो मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर वक्त उनके शक का निशाना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़के से चक्कर चला लूँगी। मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती थी, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं आता था। हर वक्त वे मेरे साथ किसी साए की तरह से रहते थे, और जब वे बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद करण के नाम कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इस औरत का ख्याल रखना, इसे कभी की घर की मालकियत ना देना, इसे पाई पाई से मोहताज रखना, कहीं ये भाग न जाए, ये खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी ये मेरे नाम पर ही गुजारे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। ये वे आखिरी अल्फाज थे जो मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरह भरे थे, और वही जहर अब करण मेरे साथ उगलता रहता था। उसने कभी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं बस उसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई थी और मैं चिल्लाती हुई सहन में आ गई।
जैसे ही मेरी चीखें तेज हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फौरन से नीचे उतरा और अपने घर की दीवार लांघ कर मेरे घर में आ गया। उसने फौरन से मेरा जलता दुपट्टा फेंका, वरना मैं शायद बुरी तरह से जल जाती। मैं उस वक्त बहुत ही घबराई हुई थी। उस नौजवान ने फौरन से सामने रस्सी पर बड़ी चादर उतार कर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अचानक उस वक्त मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। सामने करण था। उस वक्त उस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से में मेरे पास आया और उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और उससे गुस्से से पूछने लगा, कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। मैंने कहा, करण, इसका गिरेबान छोड़ो। उस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे को आग लग गई थी क्योंकि अभी भी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, तुम चुप रहो, समझी? तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ़ बनाना। मुझसे ये कहकर उस लड़के का गिरेबान पकड़े हुए झंझोड़ने लगा। कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो, मैं वही पूरा कभी होने नहीं दूँगा। मैंने कहा, करण, तुम गलत समझ रहे हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो? मैं रोने लगी। उस लड़के ने एक झटके से अपना गिरेबान करण से छुड़वाया और कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। उनका दुपट्टा जल रहा था, उसको आग लग सकती थी और मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है? अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा। करण इस लड़के से कहने लगा था कि क्या यह तुम्हारी माँ लगती है? क्यों आए थे यहाँ पर इन्हें बचाने? दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये सुनकर मैं हैरत से करण की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं जीऊँ या मर जाऊँ। वह लड़का कहने लगा कि ये मेरी कुछ भी है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुँचेगा और मैं अगर देखूँगा तो मैं ज़रूर उन्हें बचाने आऊँगा। तुम्हें जो होता है कर लो। ये कहना था कि करण ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका और दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे। ये देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, उस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वह लड़का करण को घूरता हुआ दरवाजे से जाने की बजाय उसी दीवार को लांघ कर वापस गया था। ये देखकर करण बड़े अजीब अंदाज से मेरे पास आया, मेरी दोनों बाजू पकड़ के और कहने लगा, तो यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को? फिर कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, इसी सहन में तुम्हें मार के दफन कर दूंगा, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूंगा। वे तो जैसे सारी तमीज़ ही भूल गया था। उसके बाद करण घर के बाहर ताला लगा कर जाने लगा। उसने बराबर घर की दीवार पर करंट के वायर लगवा दी थी ताकि कोई भी घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक और ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ के रह गए थे। उस मैसेज पर लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ के रह गए थे। अब तक मैं शक ही समझ रही थी कि शायद ये मेरा वहम है कि कोई वॉशरूम से मुझे देखता है, लेकिन ये सच था, मेरा वहम नहीं था। कौन था वे शख्स? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने उसकी मिन्नत की कि वे एक रात मेरे पास रुक जाए, मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वे मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई, करण के आने का वक्त हुआ तो मैंने नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं जानती थी कि करण को इस बात का पता लगे कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने करण को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वे मेरे कमरे में आकर मुझे झांकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर उड़ाई और उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वह वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ था। मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी आहिस्ता से खुला था। एक शख्स खुद पर कोई शॉल ओढ़े ये मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से होल से वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। मैं फ़ौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे उस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वे शख्स मुझे अंधेरे में नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर वे मुझे अपने आप को छुड़वा रहा था और शोर की आवाज़ से करण मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली
नौकरानी भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वे मेरा पहला पति था जिससे मेरी बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि उसने किसी और से शादी कर ली है, मुझे तलाक दे दी है और इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई थी। वे बताने लगा कि मैं एक दूसरी लड़की को पसंद करता था, इसलिए उससे शादी कर ली थी। मुझे भी तलाक देती थी, लेकिन शादी के चंद साल बाद ही उस लड़की की मौत हो गई और उस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है, लेकिन उसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो उसे मेरे बारे में मालूम हुआ, तो इसे अफसोस होने लगा। वे मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार करण से भी बात कर चुका था, लेकिन करण नहीं माना। इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे घर भेजना चाहा, लेकिन करण की उससे भी लड़ाई हो गई। जब भी मैं नहाने जाती थी, दरवाजे के बंद होने की आवाज़ उसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी और वह दीवार लांघ कर मेरे घर आ जाता था। पहले ये देखता था कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी, फिर वह मेरे मोबाइल को खोलकर उसमें से मेरा नंबर लेने लगता कि मुझे बात कर सके। और ये सब सुनकर उस शख्स ने करण की मिन्नत की कि वह मेरे साथ जुल्म न करे और मेरी शादी उससे करवा दे। पहले तो करण नहीं माना, लेकिन बाद में उसने खुद मेरी शादी उस शख्स से करवा दी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।